नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेदर इंडिया विल अटैक ऑन पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। जो अभी हाल ही में 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर जो आतंकी घटना किया है, जिसमें 3 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी जो है आतंकी शामिल थे। उस घटना के बाद पूरे देश में क्रोध है, गुस्सा है, उबाल है। जब वहां पर मरे हुए जो मृत लोग थे, उनके शव उनके उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहा है, तो वहां के लोग उनको शहीद की तरह जो है ट्रीट कर रहे हैं। और लोगों के मन में गुस्सा है और अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से कि वो पाकिस्तान में कुछ करके दिखाएं। अब भर्त्सना, कड़ी निंदा, घोर निंदा और मुंह तोड़ जवाब, इन सब चीजों के बोलने का समय जा चुका है। तो आपको क्या लगता है मित्रों, क्या भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा? क्या पिछली बार की तरह भारत एयर स्ट्राइक करेगा या इस बार थल सेना अंदर घुसेगी? इन सब चीजों को इसी वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट की जो छोटी छोटी खबरें हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप में से कुछ लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए इस तरह के वीडियो काफी लोकप्रिय होते हैं। और अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं, अच्छा विश्लेषण है, आप अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जो पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं की पहचान पूछ पूछ के उनको टारगेट किया, उसके कारण पूरे देश में गुस्सा है। लेकिन पूरा देश एक साथ एकता के सूत्र में खड़ा है। अभी तक जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हर चीज में विरोध करती थी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम, वो भी आज की डेट में देश की सरकार के साथ खड़ी है और वो कह रही हैं कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। अब भारत सरकार, आप समझ सकते हैं कि जो युद्ध होता है वो कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती है कि एक ने दूसरे को गाली दी, फिर दूसरे ने तीसरे को गाली दी, फिर एक डंडा निकाल लाया, किसी का सर फोड़ दिया, फिर पुलिस आ गई। युद्ध एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है, क्योंकि युद्ध लड़ने से पहले यह भी देखना पड़ता है कि युद्ध को हम खत्म कहां पे करेंगे और क्या क्या बुरा हो सकता है, सामने वाला क्या करेगा। एक रणनीति के तहत होता है, क्योंकि युद्ध का लक्ष्य केवल बदला लेना नहीं होता है, युद्ध का लक्ष्य होता है जीतना। तो आज के दिन में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ही तुरंत युद्ध शुरू नहीं हो जाता है। आपको याद होगा जब अभी हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और हमास के लड़ाकों ने जो है आसमान से कूद पड़े थे दूत बन करके, तो तुरंत इजराइल ने हमला नहीं किया था। पहले उसने अपनी तीनों सेनाओं की बैठक बुलाई, इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो इकट्ठा किया और ये पूरी तरह से रणनीति बना ली कि कौन कौन देश हमारे साथ है, कौन कौन हमारे खिलाफ है, हमारी सेना की ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। उसके बाद उसने हमास पर अटैक किया और आज की डेट में हमास का जो गाजा है वो पूरा मैदान बन चुका है। वहां अब जो है केवल जो है जिंदा लोग तो बचे हैं, लेकिन उनके रहने के लिए कोई बिल्डिंग, कोई घर सुरक्षित नहीं बचा है। कहने का तात्पर्य है कि जो सटीक रणनीति है वही आपको युद्ध में जीत दिलाती है। और रणनीति बनाने के लिए समय चाहिए होता है, मौका चाहिए होता है। भारत सरकार ने कुछ वास्तव में कड़े कदम उठा लिए हैं। अभी तक केवल बोलते थे कड़े कदम, घोर भर्त्सना, कड़ी निंदा। अब उन्होंने वास्तव में कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और ये तो आप समझ जाइए कि जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, पाकिस्तान इसमें रो देगा। सही बता रहा हूं कि रोएगा पाकिस्तान। युद्ध किए बिना उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। अब गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो कदम उठाया है वो ये उठाया है कि पाकिस्तान के साथ सभी राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं। मतलब अब हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। जितने भी भारत के जो हाई कमीशन ऑफिस है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और कराची, लाहौर, जहां भी, उसको तुरंत बंद कर दिया है और अपने जो अधिकारी हैं, जो वहां पर डिप्लोमेट्स पोस्ट हैं, उनसे कहा है कि आप तुरंत छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। इसके अलावा
जो यहाँ पर डिप्लोमेटिक ऑफिस है पाकिस्तान का, जो यहाँ पे दूतावास है, उनके अधिकारियों को कह दिया है कि आप पर्सोना नॉन ग्रांटा हैं, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, अपनी भलाई समझिए, तो 7 दिन का समय है, यहाँ से निकल लीजिए। क्योंकि लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, फिर आपके कपड़े फाड़ेंगे कि शरीर फाड़ेंगे, आप खुद जिम्मेदार होंगे। गवर्नमेंट ने सभी प्रकार की जो वीजा सर्विसेज है पाकिस्तानियों को वो रोक दी है। अब किसी भी पाकिस्तानी को भारत में आने का वीजा नहीं मिलेगा। इसमें जो सार्क कंट्रीज का स्पेशल वीजा था वो भी समाप्त कर दिया गया है, जिसका लाभ उठाकर पाकिस्तान के लोग अपने बड़े बूढ़ों का, बच्चों का इलाज कराने के लिए भारत आते थे। पहले से जो लोग मेडिकल वीजा पे भारत में थे पाकिस्तानी, उनको 48 घंटे का समय दिया गया है और कहा गया है कि आप अपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराइए और निकलिए, जहां मन हो वहां इलाज कराइए जाके। तो जितने भी पाकिस्तानी भारत में थे उन सब के वीजा कैंसिल करके 48 घंटे का अल्टीमेटम उनको दे दिया गया है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक, आप समझते हैं कि भारत में और पाकिस्तान में मन से दूरियां भले हों, लेकिन हम हैं एक जैसे। आज भी भारत की बहुत सी बेटियां पाकिस्तान में ब्याही जाती हैं और पाकिस्तान की बहुत सी बेटियां भारत में शादी होकर के आती हैं। लोगों का आना जाना पहले की तरह चलता रहता है, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति हो। तो बहुत से भारतीय नागरिक इस समय पाकिस्तान में हैं। उनके लिए भारत सरकार ने कहा है कि आप वापस आने की तैयारी करिए और जो भी काम करने गए हैं वो सब निपटा करके 1 मई 2025 तक वापस आ जाइए। यहां से आपको कुछ इशारा मिल रहा होगा कि हो सकता है कि 1 मई 2025 के बाद, केवल 1 हफ्ते का समय है, रणनीति बनाने के लिए, अपने संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, अपने दोस्तों को अपने पक्ष में लाने के लिए इतना समय तो लगेगा ही। तो हो सकता है कि 1 मई के बाद भारत कुछ कर गुजरे। इसके अलावा जैसे भारत में आईपीएल खेला जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में अब एक नई लीग चालू हुई है, पाकिस्तान इसको स्पोर्ट्स लीग या स्पेशल लीग करके। तो उसका प्रसारण भारत में होता था, क्योंकि उसमें भी देश दुनिया के खिलाड़ी छक्के चौके लगाते थे। उसका प्रसारण भारत में पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो सीधा सीधा आर्थिक चोट दी गई है, राजनयिक चोट दी गई है। इसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया था, जिसमें 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता था और 3 नदियों का पानी भारत को मिलता था। उसको भारत ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, रद्द कर दिया है। अब जो ये सिंधु और उसके अतिरिक्त उसकी 5 सहायक नदियां, उनका जो भी जल है वो अब भारत में ही इस्तेमाल होगा। भारत के ही जो राज्य हैं उनमें सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए यूज होगा। पाकिस्तान को अब एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में ही सबसे अच्छी खेती होती है, बाकी उनका जो क्षेत्र है वो उतना अच्छा नहीं है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, सब कुछ है। तो पंजाब प्रांत ही उनका जो है फर्टाइल जो है राज्य है। और वो क्यों है? वो इन्हीं 3 नदियों के कारण था। इसके अलावा कोई बड़ी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है। और अगर भारत ने इन 3 नदियों का पानी भी रोक दिया तो पाकिस्तान केवल भूजल पर निर्भर हो जाएगा, और अगर दूसरा जल चाहिए तो उसे समुद्र का खारा पानी पीना पड़ेगा। तो अभी तक तो आटे के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब व्यवस्था भारत ये बना रहा है कि अब आप गेहूं भी नहीं उगा पाएंगे, आटे की बात छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगला कदम, आप जानते हैं कि जो अटारी वाघा बॉर्डर है वहां पे परेड होती है प्रत्येक शाम को, और भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से लोग इकट्ठा होते हैं, झंडों को उतारा जाता है। इस दौरान जो इधर उधर के दोनों तरफ के जो सेना के जवान होते हैं वो कुछ एक्टिंग करते हैं डराने धमकाने वाली, और बाद में हाथ मिला करके विदा लेते हैं। इस दौरान दोनों तरफ के लोगों में देशभक्ति का जोश होता है, भारत माता की जय, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और अंत में एक खुशनुमा माहौल होकर के खत्म हो जाता है, लोग अपने घर चले जाते हैं। ये पूरे विश्व में एक अपनी तरह का अलग प्रोग्राम है,
जहां पर दो देश दुश्मन भी हैं और आपस में एक दूसरे का मनोरंजन भी करते हैं। इसी अटारी वाघा बॉर्डर से जो लाहौर जाते हैं जो यात्री, वो इसी बॉर्डर को पास करके चेक करा करके पैदल मार्ग से या जो रोड से लाहौर चले जाते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर दूर ही लाहौर है। तो मित्रों, ये जो गेट था, अटारी वाघा बॉर्डर का जो गेट है, उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है। अब इस रास्ते से कोई भी नहीं आ जा सकेगा। जब अटल जी ने बस सेवा शुरू की थी तब भी बस इसी रास्ते से आती जाती थी। बाद में जब ये हमले हुए तो बस सेवा बंद कर दी गई थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो डिफेंस और मिलिट्री अटैची जो भारत में थे और जो भारत के मिलिट्री और डिफेंस अटैची इस्लामाबाद में थे, उन दोनों को यहां पर जो पाकिस्तान के थे उनको पर्सोना नॉन ग्राटा कह दिया गया है, अर्थात आपकी यहां जरूरत नहीं है। और भारत के जो डिफेंस अटैची वहां थे उनको भी बुला लिया गया है, बोला है कि आप वापस आ जाइए, इनके साथ हमें कोई रिश्ते नहीं रखने हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की सरकार का ऑफिशियल एक्स हैंडल भारत में जो देखते थे लोग, उसको भी तत्काल प्रभाव से भारत में वो सस्पेंड कर दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी ट्रेड रोक दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि उनके साथ व्यापार तो हमारा जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद ही बंद हो गया था। तो मित्रों, बता दूं कि पिछले करीब 6-7 महीने में संबंध कुछ सुधर रहे थे और हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कुछ शक्कर, कुछ प्याज जो है पाकिस्तान भेजा था। लेकिन वो इतने एहसान फरामोश हैं कि हमारी शक्कर खाकर भी वो मीठे नहीं हो पाए, वो पहले से और अधिक कड़वे हो गए दिल से। अब ये सब तो भारत ने कर दिया, व्यापार रोक दिया, राजनयिक वापस आ गए, मतलब कि लड़ाई झगड़े के अलावा जो कुछ भी कर सकते थे वो भारत सरकार ने एक्शन ले लिया है। लेकिन जो जनता है वो इतने से संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है दिल मांगे मोर, उसको कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? वो चाहती है कि कुछ एक्शन हो जाए, जैसे एयर स्ट्राइक हुई थी, या सीधे सीधे युद्ध ही हो जाए। अब पाकिस्तान भी यही चाहता है कि युद्ध हो जाए और भारत की जनता भी युद्ध चाहती है। तो क्या युद्ध हो जाना चाहिए? इन सब चीजों को आगे की स्लाइड्स में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं और अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको अच्छा लगा है हमारा विश्लेषण, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और आगे और 5-10 मिनट हमारे साथ बने रहिए। जनता में नाराजगी है और स्पेशली जो हिंदू समुदाय है उसके अंदर भर भर के नाराजगी है। ऐसा नहीं है केवल हिंदू लोग ही नाराज हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी नाराज हैं, क्योंकि उनके जो कुछ जो कृत्य हैं उनकी सजा उनके लिए यहां पर मुसलमानों को सुनना पड़ता है। गोली आकर के पाकिस्तानियों ने चलाई, लेकिन गद्दार यहां के मुसलमानों को कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है वो दुखी नहीं है, दुखी वो भी है, लेकिन उनके अंदर गुस्सा नहीं है। क्यों गुस्सा नहीं है? क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ करके मुसलमानों को नहीं मारा, हिंदुओं को मारा। तो हिंदुओं में काफी गुस्सा है। और जो ये हिंदू हैं, यही जो बीजेपी की कोर वोटर है, यही तो वोट बैंक है भाजपा का। तो अगर इनकी नहीं सुनेंगे, इनकी भावनाओं को इग्नोर करेंगे, तो आने वाले समय में बीजेपी भी जो है अपना अस्तित्व खो देगी। तो इनके सेंटिमेंट्स को इग्नोर करना जो है भाजपा के लिए संभव नहीं है। यही आबादी जो है वो लाइन में लग के धूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है और अंधभक्त के नाम से गालियां खाती है। उसके बावजूद अगली बार फिर जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। तो अपने वोटर को नजरअंदाज करना भी भाजपा के बस की बात नहीं है। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी देश में कुछ ऐसा ही गुस्सा था, और उस गुस्से का परिणाम था कि जो है भारत को, भारतीय वायुसेना को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करना पड़ा था और 200-250 जो है आतंकियों को जन्नत या जहन्नुम भेजना पड़ा था। कहां गए वो? जन्नत गए, जहन्नुम गए, दोजख गए, मालूम नहीं, लेकिन वो चले गए थे। पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि 250 आतंकी मारे गए थे। उनका कहना था कि 200-250 कौवे मारे गए हैं।
तो अगर वो अपने आतंकियों को कौवा कहते हैं तो हो सकता है उनका कोई कोड नेम हो कि जो आतंकी मर जाते हैं उनको कौवा कहा जाता हो। तो उस समय एयर स्ट्राइक किया था भारत ने और बदला लिया था अपने जवानों की शहादत का। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। प्रधानमंत्री जब ये हमला हुआ उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो सऊदी अरब की विजिट पे थे, ऑफिशियल विजिट पे। और आपको बता दूं कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, प्रिंस सुलेमान, उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए मोदी जी के लिए और उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। उस प्रकार का वेलकम सऊदी अरब में या तो यूएस के राष्ट्रपति का होता है या तो रशिया के राष्ट्रपति का होता है, और उसके अतिरिक्त मोदी जी का हुआ था। और सभी लोग बड़े प्रसन्न थे कि सऊदी अरब से फिर से हमारे रिश्तों में एक जो है गर्माहट आएगी, मजबूती आएगी। लेकिन हुआ क्या कि इसी दौरान उनको खबर मिली कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है और वो सारी विजिट और सारी बातचीत सब कुछ छोड़ के वापस लौट आए। जब उन्होंने अपनी ऑफिशियल विजिट कैंसिल की बीच में सऊदी अरब पहुंचने के बाद, तो सऊदी अरब के लोगों को, वहां के शासन को, प्रिंस सलमान को तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन वो भी समझते थे कि इस समय देश को प्रधानमंत्री की ज्यादा जरूरत है। और लोग ये भी समझ गए, एक्सपर्ट्स, कि अगर मोदी जी सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं तो कुछ न कुछ बड़ा होगा। मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान भी समझ गया कि कुछ बड़ा होगा। जो सैन्य नेतृत्व था आसिम मुनीर, वो किसी दूसरे देश की यात्रा पे थे, वो भी लौट के पाकिस्तान आ गए। उनको डर था कि कहीं भारत जो है हमला न कर दे, और तुरंत आकर के उन्होंने अपनी जो रेगुलर आर्मी है उसको तुरंत जो है फॉरवर्ड बेसिस पे एलओसी पे तैनात कर दिया। उसके अलावा जो उनके एयरक्राफ्ट जो पीछे के बेसिस पे थे उनको सबको आगे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर ले आए हैं। J-17, F-16 सारे उनके तैयार हैं कि अगर भारत इस बार एयर स्ट्राइक करता है तो हम भी जो है मुकाबला करेंगे। तो उनको जो डर था कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है या उसकी जो थल सेना है वो अंदर घुस सकती है, तो पाकिस्तान उसके लिए पूरा तैयार बैठा है। इसका मतलब यहां से साबित होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान जानता था कि उसने गलती की है और गलती की सजा मिल सकती है, इसलिए वो तैयारी भी किए बैठा था। मोदी जी ने अपने जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल, उस पर साफ साफ कहा है कि इस प्रकार का जिन लोगों ने घृणित कार्य किया है उन सब को जो है न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के जो भारतवासियों के साथ जिन्होंने भी ये काम किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। अब आप बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए जमीन के रास्ते? आप समझ लीजिए, या समुद्र के रास्ते? आप समझ लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक होगा, पाकिस्तान भी पूरी तरह से तैयार है। वो एयर स्ट्राइक जैसी छोटी घटना नहीं होगी, एक फुल स्केल वार जो है, पूरी तरह से एक बड़ा युद्ध जो है चालू हो जाएगा। और अभी तक पूरी विश्व में 2 मोर्चे खुले हुए थे, रशिया यूक्रेन, इजराइल गाजा, और अब ये तीसरा मोर्चा चालू होगा, भारत पाकिस्तान। अब यहां से मेरे जैसे व्यक्ति का तो मानना है कि भारत को अटैक अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अटैक किया और आपका दुश्मन पहले से तैयार है तो हो सकता है कि जो शुरुआती नुकसान हो वो आपका ज्यादा हो, क्योंकि वो डिफेंस कर रहा है, आप अटैक कर रहे हैं, आप उसकी टेरिटरी में घुसेंगे, वो छुप करके केवल अपना बचाव करेगा और उसमें नुकसान अटैक करने वाले का ज्यादा होता है, जैसा कि कारगिल में हुआ था। अब अगर एक फुल स्केल वार शुरू भी हो जाता है मान लीजिए, तो क्या भारत इसको एट प्रेजेंट अफोर्ड कर पाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत के अंदर इस समय शांति नहीं है, भारत की सरकार ही शांत नहीं है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, 2-2, 3-3 जो जातियां प्रजातियां हैं वो आपस में जूझी हुई हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल आप देखिए, वहां हिंदू मुसलमान चल रहा है। केरला की अपनी अलग कहानी है, समझ ही नहीं आता कि वो कश्मीर से भी आगे हैं, अपना झंडा बनाने लगते हैं। वो कभी लगता है कि वो ही अलग हो जाएंगे भारत से। इसके अलावा
जो बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते इस समय बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं के साथ क्या भारत पाकिस्तान के साथ एक फुल स्केल वार लड़ना चाहेगा? और वो भी उस समय जब पाकिस्तान अपने वहां बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से भारत में पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम जो सेंटीमेंट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको बढ़ावा दे रहा हो। अब अगर इसी समय हम सोचें कि क्या पाकिस्तान जो है एक फुल स्केल वार को अफोर्ड कर पाएगा? मान लीजिए भारत ने सारे रिस्क लेते हुए पाकिस्तान पे हमला कर ही दिया, तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी हालत तो बहुत ही बुरी है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? उनके वहां खाने कोई नहीं है, उनके पास हथियार ही नहीं है। तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि वो युद्ध लड़ सके। लेकिन हाँ, अगर भारत ने आक्रमण किया तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपना बचाव तो करेंगे ही। अब कोई भी युद्ध शुरू होता है, अगर फुल स्केल वार, तो आप ये ध्यान रखिए कि कौन से देश ऐसे हैं जो तुरंत पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और उसकी उंगली पकड़ के उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करेंगे। तो चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, तुर्की साथ देगा, अजरबैजान साथ देगा, और कुछ जो है मिडिल ईस्ट के जो कट्टर मुस्लिम देश हैं वो जो है पाकिस्तान के साथ तुरंत खड़े हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उनको सैन्य सामान भी उपलब्ध कराएंगे। चाइना को मौका मिल जाएगा, वो अपना गोला बारूद देके आधे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। तो पाकिस्तान के लिए उनके दोस्त खड़े हो जाएंगे। अब क्या भारत के पास दोस्तों की लिस्ट है? तो हाँ, भारत के पास भी दोस्तों की एक बहुत लंबी सूची है जो भारत के साथ खड़े होंगे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से। रशिया, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और बहुत से यूरोपियन देश, ब्रिटेन, जर्मनी, ये कहीं ना कहीं भारत का साथ देंगे। अगर नहीं सैन्य सामान देते हैं या आर्थिक मदद देते हैं, तो जब यूनाइटेड नेशंस में इधर से उधर से जो है प्रस्ताव आएंगे तो उसमें जरूर भारत का साथ देंगे। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनमें भारत की सॉफ्ट पावर चलती है, वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे, लेकिन भारत के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन भारत कभी भी इस तरह की कोई दुर्भाग्यशाली परिस्थितियों में फंसना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो देश किसी की मदद करते हैं युद्ध में, वो बाद में उससे बहुत बुरा बदला निकालते हैं। जैसे अमेरिका ने यूक्रेन पे की मदद की, अब वो कह रहा है कि अपना तेल हमें दे दीजिए, गैस दे दीजिए, रेयर अर्थ मेटल्स दे दीजिए। तो जो देश वास्तव में भारत की मदद करेंगे, तो युद्ध खत्म होने के बाद चाहे भारत की जीत हो या हार हो, वो अपना पैसा दुगना तिगुना करके निकालने की कोशिश करेंगे। और भारत कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं उलझता है। इन परिस्थितियों में जब वो युद्ध भारत को युद्ध में मदद करेंगे, तो वो किस प्रकार की सहायता वापस भारत से मांगेंगे, इसको नहीं कहा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से आज की डेट में अगर फ्रांस ने सहायता की, तो आने वाले समय में यूरोप भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो भी मौके पर कहेगा कि आप रशिया के खिलाफ फ्रांस की मदद करिए, और भारत जो है इसमें बुरी तरह से फंस जाएगा। दूसरी बात, जो रूस यूक्रेन का युद्ध चला, जो लगभग 3 साल से चला, उसमें यह समझ में आ गया कि चाहे आपके पास जितनी बड़ी सेना हो और चाहे जितना बड़ा देश हो, बिना बाहरी मदद के आप लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकते। मदद जो है वो सैन्य सामान की भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। रशिया जैसे जो विश्व में जो दूसरी नंबर की महाशक्ति है, उसको भी सैनिकों की जरूरत पड़ गई। उसने भी किराए पर, वेतन पर मर्सनीज को रखा, नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को रखा। तो हर हालत में बाहर के देशों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भारत इस तरह की चीजों में किसी की मदद लेना नहीं चाहेगा। भारत के लिए बहुत आसान है कि भारत कुछ ड्रोन हमले कर दे, कुछ मिसाइल हमले कर दे, और भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है।
लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने रोने का मौका मिल जाएगा कि एक ऐसा देश जहां दवाई नहीं थी, जहां अस्पताल नहीं थे, जहां की आर्थिक स्थिति खराब थी, जहां खाने के लिए आटे नहीं थे, जहां पे पेट्रोल 1000 लीटर बिक रहा था, उस देश पर देखिए भारत ने दादागिरी करते हुए हमला कर दिया। और हो सकता है कि जो पूरे विश्व की सिंपैथी जो है वो पाकिस्तान के साथ चली जाए। अभी तो वहां पर भूखे नंगे हैं, उसके बाद भूखे नंगे और बेचारे भी हो जाएंगे। इसके अलावा चाइना का एंगल जो है, चाइना हमेशा एलएसी पे एग्रेसिव बना रहता है। भारत की जो सेना है वो कभी भी एलएसी को छोड़ करके एलओसी पे नहीं जा सकती है। बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट है, हमारे बीएसएफ के जवान जो कि सीमा पर पाकिस्तान के साथ लड़ सकते थे, वो पूरे जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसका बचाव कर रहे हैं। एक तरफ वो पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप कर रहा है, दूसरी तरफ त्रिपुरा, मिजोरम इधर जो है दिक्कत कर रहा है। नेपाल, मालदीव, ये सब ऐसे देश हैं कि जब चाइना चाहता है तब इन देशों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जगा देता है और भारत के खिलाफ नारेबाजी वहां शुरू हो जाती है। तो ये सब जो सिरदर्द हैं, ये भी भारत को सोचने होंगे कि इनका इस सिरदर्द का इलाज कैसे किया जाए। तो मित्रों, मेरी नजर में भारत को अभी हमला नहीं करना चाहिए। पहले अपनी तैयारी पुख्ता कर ली जाए, तब जो है पाकिस्तान पे हमला करना उचित रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या बिना कुछ सोचे विचारे पाकिस्तान पे हमला कर लेना चाहिए? और हमला करने के बाद क्या हम जीत पाएंगे या हमारा नुकसान ज्यादा होगा? जीतने के बावजूद हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा? आपके जो भी विचार हों वो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।